हेलो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं, ये चीज़ें जो है आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस पढ़ते हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो डेरिवेशन है वो है हमारे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक। हमने लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर किसी डायपोल को प्लेस किया जाए तो उस पर एक टॉर्क लगता है, और टॉर्क की हमने वैल्यू निकाली थी पी साइन थीटा करके। ठीक है, जिसको हम पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर भी लिख सकते हैं। लिखना हमने सीखा था वहां पे, क्रॉस प्रोडक्ट होता है यहाँ पे ये। तो इसी चीज से हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो हमने पहले पढ़ रखा है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी पोजीशन को एक सर्टेन जगह पे फिक्स रखने के लिए उसको एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी एक जगह पे अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए एक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो ऐसे हमारे डाइपोल जो है उस पर एक टॉर्क लग रहा है, पर अगर उसको अपनी जो पोजीशन है उसको अगर मेंटेन रखनी है तो उसको एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसी चीज को हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी को। तो सिंपली हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, तो वर्क डन निकालेंगे। जितना वो वर्क डन करेगा, जितना वो वर्क करेगा, उतनी ही उसको एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो हम सिंपली वर्क निकाल लेते हैं। तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो निकलेगा अगेंस्ट द टॉर्क, यानी अगर टॉर्क क्लॉकवाइज लग रहा है तो हम अगेंस्ट द टॉर्क हम एक वर्क डन निकालना चाहते हैं, जो कि इसको डी थीटा एंगल तक अगर हम इसको मूव करवाएं, यानी अगर इस डायपोल को अगर हम मूव करवाएं, तो अगर किसी चीज को आप फोर्स भी लग रहा है उस पर और डिस्प्लेसमेंट करवाते हो, मूव करवाते हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, तो वहां पे उसको टॉर्क लगेगा। टॉर्क तो पहले से लग रहा था, तो वहां वो वर्क डन करेगा। तो सिंपली वो वर्क डन हम निकाल लेते हैं। तो डी डब्ल्यू यानी जो हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो बराबर होता है टॉर्क इंटू डी थीटा। ये वाला फॉर्मूला जो है आपने 11th क्लास में पढ़ रखा था। और सिंपली अगर आप याद करो तो वर्क डन जो होता है वो बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर फोर्स जो होते थे उसको हमने टॉर्क करके पढ़ रखा था, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारे पास, वर्क डन। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो वर्क डन ऐसे लिख दिया, और टॉर्क की वैल्यू हम जानते हैं पीई साइन थीटा। पीई साइन थीटा हमने लिख दिया, और डी थीटा से फिर इसके बाद अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दे थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, जहां तक उसको हमने मूव करवाया, वर्क डन जहां तक उसको करवाया थीटा 1 से थीटा 2 तक, अगर सारे छोटे छोटे वर्क डन को अगर हम प्लस करते हुए जाएं तो टोटल हमारा जो थीटा 1 से थीटा 2 तक वर्क डन होगा वो हमारा टोटल वर्क डन के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा थीटा 1 से थीटा 2 तक इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। जब इसको आप इंटीग्रेशन करोगे तो साइन की इंटीग्रेशन जो होती है वो होती है माइनस कॉस, और यहाँ पे हमने लिमिट्स पुट कर दी इसकी। फिर माइनस साइन अगर हम यहाँ पे बाहर निकाल लें और लास्ट में इसकी वैल्यू अगर हम पुट कर दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो हमारा वर्क डन जो होता है अगेंस्ट द टॉर्क, जो वर्क डन किया जाता है किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल के, डायपोल जो वर्क डन करता है वो हमारा आता है माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। इसको थीटा 2 माइनस थीटा 1 की फॉर्म में निकालना होता है, एक चेंज की फॉर्म में निकालते हैं, जैसे कि x2 माइनस x1, ऐसे यहाँ पे हमारा थीटा 2 माइनस थीटा 1। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से समझो। यहाँ पे जितना वो वर्क डन करेगा, ये सारा का सारा वर्क डन जो होगा उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जो होगा वो स्टोर हो जाएगा। जो हमारा डायपोल था उसके अंदर ये वर्क डन जो होगा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, पी माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 करके। ठीक है, अब देखो हम कुछ स्पेशल केसेस पढ़ने हैं हमको। अगर मान लो कि हम जो हमारी एनर्जी है वो निकालना चाहते हैं, जहाँ पे एनर्जी जीरो थी वहां से हम नापना चाहते हैं, तो एनर्जी कहाँ जीरो होगी, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कहाँ पे जीरो होगी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो माइनस पी ई कोस थीटा। जैसे कि अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल का मतलब थीटा 1 इनिशियल पॉइंट और थीटा 2 फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से एनर्जी है। तो अगर आप एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला देखो तो वो कुछ ऐसा निकल जाएगा, जैसे U1 अगर हम निकाले तो पी ई कॉस थीटा 1 करके ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये जीरो कब होगा, अगर हम इस पूरे की वैल्यू जीरो चाहते हैं, यानी हम इनिशियल एनर्जी चाहते हैं कि जीरो, जीरो से हम नापेंगे कि कितनी एनर्जी इंक्रीज हुई या कितनी एनर्जी डिक्रीज हुई। तो वो जीरो कब होगा,
तो अगर पी ई कॉस थीटा जो है उसको अगर जीरो करना है तो कॉस थीटा की वैल्यू जीरो चाहिए हमको, और कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है जीरो कब होती है, जब कॉस 90 हो। तो इसीलिए हमने थीटा वन कितना ले लिया, 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप कुछ केसेस लेंगे जब थीटा वन 90 था, इसको रेफरेंस पॉइंट लेके चलते हैं, यहाँ से आप नापना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर थीटा टू जीरो लेंगे तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करते हैं, थीटा टू जीरो और थीटा वन जो होगा वो 90, तो ये आपका आंसर आ जाएगा -PE, ये मिनिमम होता है। और 0 डिग्री आपने पढ़ रखा था, 0 डिग्री क्या होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। तो आप यहाँ लिख भी सकते हो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो होगा पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, -PE। अगर डायपोल हमारा कहाँ से मूव करना स्टार्ट करा, 90 डिग्री हमने रेफरेंस लिया था, वहां से वो 0 डिग्री तक मूव करा है, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, -PE, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। अगर थीटा टू भी 90 डिग्री है, थीटा वन भी 90 डिग्री, थीटा टू भी 90 डिग्री, तो चेंज कितना आएगा पोटेंशियल एनर्जी में, वहीं से वहीं पे एनर्जी का चेंज जीरो। ठीक है, या फिर आप यहाँ पुट भी कर सकते हो, थीटा टू भी 90, ये भी 90, तो ये आ जाएगा। इसे 180 पुट करेंगे तो पीई आएगा मैक्सिमम, ये होता है हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जो होता है उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट था जो कि हमको फर्स्ट डेरिवेशन करनी थी, पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब भी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक डायपोल को प्लेस करेंगे तो उस पर टॉर्क लगेगा, अगर टॉर्क के अगेंस्ट अगर आप उससे वर्क डन करवाते हैं तो उसमें एक एनर्जी होगी, एनर्जी स्टोर होती रहेगी, और उस एनर्जी को हम क्या नाम देंगे, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये हमने निकालना सीखा, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये आपको आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट डेरिवेशन जो है वो हमारी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन अ एक्सियल यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। ठीक है, हम क्या करते हैं, चार्ज रिंग ले लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, ये बहुत बार आती भी है, या तो आपकी ये यूनिफॉर्म चार्ज रिंग आता है, या फिर हमारा मैग्नेटिक चार्ज रिंग करके मैग्नेटिक रिंग जो होती है उसकी वजह से आ सकती है। ठीक है, तो अभी हम चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यूनिफॉर्म चार्जिंग, हमारे पास एक चार्ज रिंग है, गोल रिंग जो होती है, एक चार्ज रिंग है, एक मतलब सर्कुलर वो है रिंग, और उस पर बहुत सारा चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। हम क्या चाहते हैं कि उसके एक्सियल लाइन, एक्सियल यानी उसके बीच में जो सेंटर पॉइंट है वहां से पास होती हुई एक एक्सिस है, उस एक्सिस पे किसी पी पॉइंट पे, किसी पी पॉइंट पे हम क्या निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पूरी रिंग की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे हमारी एक रिंग है, ऐसे चार्ज रिंग होगी, और ये उसकी एक्सिस होगी बीच में। ठीक है, और इस एक्सिस पे यहाँ पे पी पॉइंट है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं इस रिंग की वजह से। तो इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सारी होंगी। ठीक है, तो उन सभी रिंग्स की उन सभी चार्जेस की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उनका समेशन चाहिए हमको। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान से देखें, हमने रिंग ले ली, उसका रेडियस ले लिया ए, ठीक है, और जो डिस्टेंस है पी पॉइंट तक उसको ले लिया आर। ठीक है, तो हम करेंगे क्या इस चीज के अंदर, हम क्या करेंगे, एक छोटे से चार्ज के लिए, एक छोटे से चार्ज के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो आप, इस छोटे से चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो। और अगर आप एक छोटे से चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख गए तो आप क्या करेंगे, सिर्फ उसको इंटीग्रेट कर देंगे, कितने पार्ट के लिए, इस पूरे पार्ट के लिए। ये पूरा पार्ट किसके इक्वल होगा, सरकमफेरेंस कितना होता है, 2πr। ठीक है, तो आप सिंपल छोटे से चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें और उसके बाद क्या करेंगे, पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे, तो वो हमारा टोटल के लिए आ जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसी चीज को हमने यहाँ निकाल रखा है। ठीक है, सिंपली देखो, सिंपली समझो हुआ क्या। तो जैसे हमारे पास एक चार्ज रिंग थी, रेडियस ए और डिस्टेंस आर, स्मॉल आर। तो अगर यहां से छोटा सा एक चार्ज ले लिया डी क्यू, तो ये डी क्यू चार्ज जो है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, पॉजिटिव के लिए किस तरफ होती है, बाहर की तरफ। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगी, ऐसे बाहर की तरफ। ठीक है, और ऐसी अगर आप इस चीज को समझो तो कुछ ऐसे आ रखी है। तो अगर यहां से एक एंगल देखें हम, एक्सिस और इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होगा, थीटा। आप इसको अपने आप लेट कर लिया आपने, ये एंगल कितना हुआ, थीटा। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखो इसमें आपको क्यू चाहिए, क्यू तो हमारा हो गया डी क्यू। ठीक है, और आर चाहिए, आर कितना होगा, देखो आर तो ये होता है ना, तो इस आर को आपको निकालना है। तो इस आर को आप सिंपली निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और इसके अगर दो कंपोनेंट अगर आप बांटें, तो ये एंगल थीटा है, देखो ये थीटा है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी हमारा थीटा हो जाएगा। ठीक है,
तो ये एंगल थीटा है। तो इसको अगर आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में बांटें तो ये डी ई कॉस थीटा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये डी ई साइन थीटा हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो होता क्या है कि इसके जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। देखो कैंसिल कैसे होते हैं, मान लो कि इसके जो डायमेट्रिकली जो चार्जेस होते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे जो चार्ज था और यहाँ पे जो चार्ज था, इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो एक आएगी ऐसे ऊपर की तरफ और एक आई थी हमारी नीचे की तरफ। अगर ऊपर वाले के भी कंपोनेंट अगर आप बांटो तो ऊपर वाले का कंपोनेंट ऊपर डी ई साइन थीटा हो जाएगा और नीचे डी ई कॉस थीटा था ही पहले से ही, तो इसके लिए भी एक हो जाएगा डी ई कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा वाले कंपोनेंट तो सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे, पर साइन थीटा वाले कंपोनेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो माइनस होंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो क्या साइन थीटा इक्वल है डी की वैल्यू, क्या दोनों के लिए इक्वल है। ई की वैल्यू इक्वल कब होती है, जब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर भी इक्वल हो दोनों के लिए। तो देखो अगर यहाँ डी क्यू चार्ज है तो इधर भी चार्ज डी क्यू ले लेंगे हम। ठीक है, तो चार्ज तो इक्वल हो गया हमारे पास दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ऊपर वाली के लिए भी और नीचे वाली के लिए भी। और आर की वैल्यू भी आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका डिस्टेंस भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट और इसका डिस्टेंस भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, तो दोनों के लिए आर की वैल्यू भी इक्वल है, तो दोनों के लिए ई की वैल्यू भी इक्वल होगी। तो ई साइन थीटा डी ई साइन थीटा डी ई साइन थीटा दोनों के लिए इक्वल है और अपोजिट है, तो अपोजिट होंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे वेक्टर है तो। ठीक है, और जितने भी हमारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ऐड होते रहेंगे। तो ऐसे ही समझो, अगर यहाँ पे छोटा सा चार्ज ले लो और इसके ठीक डायमेट्रिकली अपोजिट यहाँ चार्ज ले लो, तो इन दोनों चार्जेस की वजह से भी सेम काम हो रहा होगा कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो आपस में कट हो जाएंगे और हॉरिजॉन्टल वाले आपस में ऐड होते जाएंगे। तो जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट है ऊपर और नीचे वाले वो तो कट हो जाएंगे सारे के सारे एक दूसरे से, और हॉरिजॉन्टल वाले जो होंगे आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ हमको क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है और उसका टोटल समेशन कितना होगा, टोटल यानी ई जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, समेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। समेशन यानी जितने भी हमारे हॉरिजॉन्टल पे ई था उसका टोटल किसके बराबर होगा, समेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। तो सारे डी ई कॉस थीटा को आप समेशन ले लेंगे, कहाँ से कहाँ तक आपको लेना है, तो वो आपको जीरो से लेके, अगर इसको जीरो लेंथ ले तो यहाँ से कितना 2πr तक हम उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप ऐसे लिख दिया आपने। अब सिंपल देखो डीई की वैल्यू अगर हम निकालें तो इससे पहले देखो एक और चीज आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू मैंने लिख रखी है Q/2πr इंटू डी एल। ये आई कहाँ से, देखो डी क्यू की वैल्यू हमने ऐसे निकालेंगे, देखो कहाँ से आई। तो आप ऐसा समझ सकते हो क्यू चार्ज कितनी जगह पे था, तो 2πr जगह पे था। ये टोटल चार्ज अगर हम क्यू ले लें तो क्यू चार्ज कितनी जगह पे था, तो 2πr जगह पे। और डी क्यू चार्ज कितनी जगह पे ले लें, अगर डी क्यू इसको माना है तो डी क्यू चार्ज कितनी जगह पे, डी एल जगह पे। अगर इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लें, इसको सेकेंड और दोनों को डिवाइड कर दें तो ये डी क्यू बाई क्यू और डी एल बाई 2πr, और इस क्यू को जब इधर ले जाओगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू Q/2πr इंटू डी एल। ठीक है, इस तरीके से यही काम जो था हम 11th क्लास में एक चैप्टर था ग्रेविटेशन, उसके अंदर जब हम जी की वैल्यू निकालते थे, स्मॉल जी की वैल्यू इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर जब हम निकालते थे किसी आर रेडियस पे, तब भी हम कुछ ऐसे करके निकालते थे। ठीक है, मास ऑफ अर्थ अंदर जो रिमेनिंग रह जाता था, तो ऐसे हम चार्ज निकालेंगे छोटी सी जगह पे कितना चार्ज होगा, तो Q/2πr इंटू डीएल करके ये हमारा चार्ज हो जाएगा। अब देखो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगी, समेशन कर सकते हो। अगर समेशन को आप सिंपल इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखे तो वो कैसे लिख सकते हैं, देखो जीरो से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, 2πr तक। ठीक है, इसकी जगह फिर हमने लिख दिया डीई साइन थीटा। ठीक है, डीई साइन थीटा करके हमने इसको लिख दिया इस तरीके से। अब देखो डीई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे देखो डीई
डीई जो था वो बराबर होगा 1/4 पाई एक्साइलम नॉट डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, आर की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 या अंडर रूट भी लिख सकते हो आप, ठीक है, जैसे आपका मन करे। अगर आप 1/2 लिख रहे हैं तो अंडर रूट नहीं लिखेंगे, अगर अंडर रूट लगा रहे हैं तो 1/2 नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। टोटल ई जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो बराबर होगी 2 पाई आर, हमने लिमिट्स डाल दी, और यहाँ पे 1/4 पाई एक्साइलम नॉट, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू लिख दी, डीई की वैल्यू यहाँ से हम लिख रहे हैं डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 2, ठीक है। यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो क्यू हमारा डी क्यू और आर ये रहा और उसका स्क्वायर, ठीक है, और इनटू साइन थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओ सॉरी, साइन थीटा मैं लिख रहा हूँ, गलती हो गई, कॉस थीटा था यहाँ पे हमारे पास, सॉरी सॉरी सॉरी, कॉस थीटा है, कॉस थीटा, कॉस थीटा था ना हमारा। साइन थीटा वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो गए थे, सिर्फ कॉस थीटा ही बचा था। अब देखो कॉस थीटा को हमको लेंथ की अगर फॉर्म में चाहिए तो लेंथ की फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, देखो तो यहाँ पे कॉस थीटा, थीटा अगर ये है तो कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा इज इक्वल टू b/h, बेस, बेस देखो इस थीटा के लिए बेस क्या होगा r, और h क्या होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे करके हो जाएगा। अब देखो सिंपली इसको सॉल्व करते जाना है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 पाई आर 1/4 पाई एक्साइलम नॉट डी क्यू, डी क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो डी क्यू लेंथ की फॉर्म में हमको चाहिए, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन में हमारी जो लिमिट्स है वो लेंथ की फॉर्म में है, तो डी क्यू को भी लेंथ की फॉर्म में चेंज करना है, इसीलिए हमने ये निकाला था, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन में 2 पाई आर, ठीक है, क्यू अपॉन 2 पाई आर, और ये डीएल लिख दिया हमने, और यहाँ पे या डीएल, और यहाँ पे हमने लिख दिया इसको अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट की पावर 2 है, अंडर रूट से पावर कट जाएगी तो सिर्फ बचेगा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और लास्ट में हमने कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे करके, ठीक है। और इसी चीज को आप सिंपली सॉल्व कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी हमारे 0 2 पाई आर लिमिट्स 1/4 पाई एक्साइलम नॉट, और सिंपली इसको ऐसे लिख देते हैं क्यू 2 पाई आर, और इन दोनों को अगर आप देखें तो ये पावर 1 है और ये पावर 1/2 है, तो ये टोटल पावर कितने आ जाएगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, और लास्ट में हमारा सिर्फ ऊपर क्या बचेगा, आर और ये डीएल। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो सारी वैल्यू तो कांस्टेंट है और ये लेंथ है एल, तो इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा एल, और उसकी अगर अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 पाई आर और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0। तो एल की जगह आप सिंपली क्या कर सकते हैं, एल को यानी डीएल के हिसाब से छोटे छोटे एरिया को जब आप पूरा प्लस करेंगे 2 पाई आर तक, तो पूरा एरिया पूरा लेंथ कितनी आ जाएगी 2 पाई आर तक, ठीक है। या आप सिंपली इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, सारी वैल्यू कॉन्स्टेंट है, ठीक है, इनमें से कोई भी इसके लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रही। तो यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हैं लास्ट में जो आएगा हमारे पास 1/4 पाई एक्साइलम नॉट क्यू अपॉन में 2 पाई आर इंटू आर, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, और ये आएगा एल, और उस एल की अपर लिमिट पुट करेंगे 2 पाई आर और लोअर लिमिट पुट करेंगे सिर्फ 0, तो वो हमारा वैल्यू जो आएगी सिर्फ 2 पाई आर के इक्वल आ जाएगी। तो ये 2 पाई आर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो हम करते हैं, तो डीएल हमने पूरा ऐड कर दिया 0 से 2 पाई आर तक, तो 2 पाई आर हो गया, इस 2 पाई आर से ये 2 पाई आर कैंसिल। तो लास्ट में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्यू आर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, ये आपका आ गया। ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रिंग, ठीक है। इसी में आप छोटे मोटे केसेस भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि जैसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, देखो 1/4 पाई एक्साइलम नॉट क्यू आर अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इसी में आप केस पढ़ सकते हो कि अगर ए की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी मान ली जाए, आर बड़ा मान लिया जाए, इसका मतलब क्या है, देखो हमने पढ़ा आर, आर का मतलब अगर बहुत दूर एक पॉइंट ले लिया जाए और इस चार्ज को अगर हम
इसके रेडियस को बहुत छोटा मान ले उसके मुकाबले, तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं। देखो आर इज मच मच ग्रेटर देन ए छोटा हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब ए छोटा हो गया तो ए की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो ले सकते हैं, तो ए की वैल्यू आप जीरो डालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, केस लिख देते हैं, केस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या आएगी, 1/4 पाई एक्साइलम नॉट, ये क्यू आर, और आर की पावर 2 है ही, और ये जब यहाँ पे आ जाएगी इसकी पावर 2, ये तो जीरो हो गया, तो पूरी की पावर 3/2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/4 पाई एक्साइलम नॉट क्यू आर अपॉन में आर की पावर 3, ये पावर के ऊपर पावर है, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है। और इस 3 से 1 को कटेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एक्साइलम नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो देखो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर कि एक चार्ज रिंग भी अगर वहां पे रेडियस उसका दूर ले लिया जाए, यानी एक चार्ज रिंग है और हम उससे बहुत दूरी पे यहाँ पी पॉइंट पे जो है इसका वो निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स, तो वो एक चार्ज रिंग भी जो होता है वो एक चार्ज की तरह, एक सिंगल चार्ज की तरह एक्ट करेगा। देखो सिंगल चार्ज के लिए जो आती थी वो भी यही तो आती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एक्साइलम नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। देखो सेम आई है, ठीक है। ऐसे देखो ये चीज हमारा था यूनिफॉर्म चार्ज रिंग के बारे में, ठीक है। पहली बार में थोड़ी डेरिवेशन बड़ी लगेगी पर बाद में आपको ये सिंपल लगेगी। लास्ट हमारा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आज हमको पढ़ना है। तो देखिए अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है उसको हम लिखते हैं फाई ए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा एक चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो अगर वहां पे हम एक एरिया ले लें, ठीक है, तो उस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी वो पास होगी, इस चीज को हम, इस क्वांटिटी को जो नापता है उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हुई है तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो उस चीज का, ठीक है। इसको निकाला जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है कि ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर डॉट प्रोडक्ट होता है, यानी एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी है हमारी ये, ठीक है। और ई डॉट एस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई एस कॉस थीटा। देखो एस क्या होता है यहाँ पे, तो एरिया, एरिया को हमने एस लिख सकते हैं, लिखा हुआ है। आप चाहो तो ए भी लिख सकते हो, ए वेक्टर भी डाल सकते हो। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आप कह सकते हो कि हर चीज में हम एरिया जो था, आज से पहले जितना भी हम एरिया पढ़ते थे वो असलियत में हम पढ़ते थे स्केलर क्वांटिटी में, ठीक है। पर एरिया जो बेसिकली हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी में देखो लेने का क्या है कि इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे ऐसे पार्ट्स आएंगे जहाँ पे हमको एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी ही लेना पड़ेगा, एज्यूम करना ही पड़ेगा, ठीक है। बिना उसको एज्यूम करे जो है हम उनका इजीली आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो एरिया को हम हमेशा यहाँ पे जो है वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी यानी मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन कैसे होगी, देखो जैसे कोई भी एरिया है तो उसकी डायरेक्शन जो होगी, हम उसकी जो डायरेक्शन लेंगे वो हमेशा लेंगे आउटवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी लेंगे हम, आउटवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है, आउटवर्ड नॉर्मल, यानी कि वहां से परपेंडिकुलर होना चाहिए, उस एरिया के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड। जैसे इस पेज का अगर हम एरिया वेक्टर पूछो, इस पूरे पेज का एरिया है हमारा, तो इसका अगर एरिया वेक्टर पूछो तो इसके दो एरिया वेक्टर देखो, परपेंडिकुलर नॉर्मल या तो ऐसे बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ, दो हो सकते हैं। तो बाहर की तरफ जो हम लेंगे वो हमारा क्या होगा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है। बाहर की तरफ आउटवर्ड नॉर्मल लेना है, ठीक है। ऐसे